अच्छा, आज हम देख रहे हैं ASP.NET के अंदर jQuery AJAX लोड मेथड। ठीक है, ASP.NET वेब फॉर्म्स के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो jQuery AJAX का एक लोड मेथड है, ठीक है, वो किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको लोड मेथड की डेफिनेशन यहाँ पे बताऊं तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द jQuery लोड मेथड इज अ सिंपल बट पावरफुल AJAX मेथड। ठीक है, मतलब एक बहुत ही ज्यादा आसान मेथड है jQuery AJAX का, जिसका नाम है लोड मेथड, बट बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल किस तरह से, इसको अभी हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द लोड मेथड लोड्स डेटा फ्रॉम अ सर्वर एंड पुट्स द रिटर्न डेटा इनटू द सिलेक्टेड एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब देखो लोड मेथड क्या करता है, लोड मेथड किसी भी फाइल का डेटा, ठीक है, मतलब अगर आपके पास HTML फाइल है, TXT फाइल है, उसका डेटा सर्वर से लोड करता है और आपके किसी HTML एलिमेंट के अंदर पुट करवा देता है, डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई TXT फाइल है, नोटपैड की फाइल है, या फिर कोई HTML की फाइल है, उसके अंदर कोई डेटा मौजूद है, उसको सर्वर के थ्रू लोड करता है और उसका सारा डेटा आपके HTML पेज के अंदर कोई सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं या कोई टैग्स हैं, उनके अंदर डिस्प्ले करवा देता है, रिटर्न करवा देता है। ठीक है, तो इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल करने से पहले इसका अगर मैं आपको सिंटैक्स बताऊं तो यहाँ पे देखो सिंटैक्स में क्या है, सेलेक्टर, फिर लोड का मेथड है। अब देखो सेलेक्टर क्या होता है भाई, देखो आपने जावास्क्रिप्ट jQuery के अंदर ID सेलेक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब ID होता है, क्लास होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, टाइप सेलेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, ID या क्लास सेलेक्टर दे सकते हैं। और आपको पता है कि ID और क्लास सेलेक्टर हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, टैग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसका मतलब लोड हमें जो भी डेटा लोड करके देगा वो हम किसी एलिमेंट के अंदर जो सेलेक्टर होगा उसको रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोड मेथड के तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तीन पैरामीटर्स है, पहला है URL, दूसरा है डेटा, तीसरा है कॉलबैक। अच्छा, एक पॉइंट बताता जाऊं कि URL इसमें रिक्वायर्ड पैरामीटर है। रिक्वायर्ड मतलब कंपलसरी, ठीक है, मैंडेटरी पैरामीटर है कौन सा, URL, जबकि ये जो डेटा और कॉलबैक हैं ये दोनों आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर हैं। इसका मतलब जब भी आप लोड मेथड यूज करोगे तो आपको URL देना लाजमी है। ठीक है, बेशक आप डेटा या कॉलबैक नहीं दो तो तब भी आपका लोड मेथड काम करेगा। तो यहाँ पे देखो पहला पैरामीटर जो है URL, यहाँ पे क्या कह रहा है, द रिक्वायर्ड URL पैरामीटर स्पेसिफाइज द URL यू विश टू लोड। इसका मतलब आप डेटा अपनी कौन सी फाइल से रिट्रीव करना चाह रहे हो, लोड करवाना चाह रहे हो, वो URL मतलब उस फाइल का URL आप कहाँ पे दोगे, पहले पैरामीटर, पहले आर्गुमेंट के अंदर स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा भी आपके पास ये जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, द ऑप्शनल डेटा पैरामीटर। ठीक है, मैंने क्या बताया, URL ये लाजमी है, डेटा आपके पास ऑप्शनल है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो द ऑप्शनल डेटा पैरामीटर स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ क्यूरी स्ट्रिंग की वैल्यू पेयर टू सेंड अलोंग विद द रिक्वेस्ट। इसका मतलब जिस URL पे आप जाना चाह रहे हो, ठीक है, अगर उस URL के ऊपर आप कोई डेटा भी भेजना चाह रहे हो, ठीक है, उस फाइल के पास आप कोई डेटा भेजना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब जो आपकी रिक्वेस्ट जब जाएगी तो URL के पास वो जाएगा, ठीक है, और कोई डेटा भी लेके जाएगा। तो जो भी आप डेटा इस URL पे भेजना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। तो जो भी आप डेटा, मतलब डेटा हो, वेरिएबल हो, ठीक है, जो आप इस URL पे भेजना चाह रहे हो वो आप इस डेटा के पैरामीटर में स्पेसिफाई करोगे। और एक बात याद रखना, डेटा के अंदर जो भी आप पैरामीटर स्पेसिफाई करोगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आ जाओ तीसरा, तीसरा आपके पास पैरामीटर होता है कॉल बैक। अब देखो कॉल बैक के अंदर बेसिकली हम एक फंक्शन पास करते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन कब चलता है, जब हमारी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पे जाती है और सर्वर से वापस क्लाइंट पे आती है एसिंक्रोनसली। ठीक है, एसिंक्रोनसली का आपको पता है क्योंकि हम एजेक्स का मेथड यूज कर रहे हैं ना, और एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को फॉलो करता है एजेक्स। इसका मतलब जितना भी आपका, मतलब जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जब वो क्लाइंट से सर्वर पे जाएगी, सर्वर से वापस क्लाइंट पे आएगी, ये सारा काम बैकग्राउंड पे होगा और आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा, रीलोड नहीं होगा। तो देखो कॉल बैक के अंदर हम क्या पास करते हैं, कॉल बैक के अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं, मतलब जब हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ये कॉल बैक के अंदर जो भी आपने फंक्शन स्पेसिफाई किया है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है
कि कॉल बैक भी ऑप्शनल है, तो यहाँ पे यही कह रहा है द ऑप्शनल कॉल बैक पैरामीटर इज द नेम ऑफ अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द लोड मेथड इज कंप्लीटेड। ठीक है, इसका मतलब लोड मेथड जब आपको डेटा लोड करके आपके किसी भी एलिमेंट में डिस्प्ले करवा देता है तो वो लोड मेथड अपनी वर्किंग कंप्लीट कर चुका होता है। तो जैसे ही लोड मेथड अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा तो आपके पास क्या होता है, ये कॉल बैक फंक्शन फायर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा और मैं ASP.NET वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करूंगा और अपनी एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, लोड अंडरस्कोर मेथड। ठीक है, ओके करते हैं और यहाँ पे आके एम्प्टी टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले अपने इस नेम स्पेस के अंदर मैं एक वेब फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको वेब फॉर्म नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे वेब फॉर्म नजर ना आए तो आप न्यू आइटम में चले जाओ। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा वेब फॉर्म। ठीक है, और इसका नाम वेब फॉर्म 1 रहने देते हैं। ठीक है, ऐड करता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो वेब फॉर्म हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया है। अच्छा, अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे अपने इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, jQuery की फाइल ऐड करनी है। ठीक है, jQuery की लाइब्रेरी जिस तरह से आपको पता है, क्योंकि उसी के अंदर हमारे पास वो एजेक्स के मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फोल्डर के अंदर मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर jQuery का कोड मैं डाल दूंगा। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम क्या देता हूँ, jQuery.js। ठीक है, ऐड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं कोड कहां से लूंगा, jQuery की लाइब्रेरी से लूंगा। ठीक है, तो हम आए थे अपने गूगल में। ठीक है, और यहाँ गूगल पे मैं लिख देता हूँ jQuery। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको ये jQuery का पहला पहला लिंक नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो आपको एक बटन नजर आ रहा होगा डाउनलोड jQuery। और यहाँ पे देखो जिस तरह से आपको पता है jQuery का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है जो कि है 3.5.0। ठीक है, इससे पहले था 3.4.1, लेकिन अब आपके पास आ चुका है 3.50। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको नीचे कुछ लिंक्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और जो पहला लिंक नजर आ रहा है डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल A करता हूँ और कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल C करने के बाद मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे जो हमने एक फाइल बनाई हुई है jQuery.js, इसके अंदर मैं वो सारा कोड पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V करते हैं। ठीक है, देखो कोड आपके पास आ गया। ठीक है, क्योंकि ये मिनिफाइड वर्जन होता है, मतलब कंप्रेस, मतलब इसके अंदर स्पेसेस और एक्स्ट्रा लाइन स्पेसेस वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये फाइल हमारे पास सेव हो गई और सबसे पहले अब इसको मैं अपने बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले इंसर्ट करवा लेता हूँ। देखो आपको स्क्रिप्ट के टैग में नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले। ठीक है, और अब यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ और टैप करता हूँ। तो जैसे ही टैप करोगे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कहता हूँ इनपुट टाइप बटन। ठीक है, और नेम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ आईडी, और इसकी आईडी हम सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल BTN, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ क्लिक टू गेट डेटा। ठीक है, इसका मतलब जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास एक एक्सटर्नल फाइल से, जो कि txt फाइल भी हो सकती है या HTML फाइल भी हो सकती है, वो मैं लोड करवाऊंगा। और लोड कहाँ पे करवाऊंगा, इसी बटन के नीचे मैं एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, इसी बटन के नीचे मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, और इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ और कह देता हूँ फॉर एग्जांपल रिजल्ट। ठीक है, सही है। इसका मतलब जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक्सटर्नल फाइल से, चाहे वो txt की फाइल हो या HTML फाइल हो, उसके अंदर से डेटा लोड करके मैं अपने इस डिव के अंदर डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है, वो दो फाइल्स मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो फाइल्स बनाने के लिए ये जो मेरा नेम स्पेस है जिसका मैंने नाम रखा था लोड मेथड, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ और इसके फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ पेजेस, और इसके अंदर मैं दो फाइल्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, न्यू आइटम में जाते हैं और यहाँ पे मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक txt फाइल ले लेता हूँ। तो देखो सर्च में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, तो जैसे ही आप टेक्स्ट लिखोगे तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा टेक्स्ट फाइल। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है, टेक्स्ट फाइल 1.txt, ठीक है। तो इसका नाम यही रहने देते हैं और मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर मैं एक HTML फाइल भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी पेजेस के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू आइटम के ऊपर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ सर्च में आप लिख दो HTML, ठीक है। HTML एक फाइल ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो HTML पेज आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका नाम हम यही रहने देते हैं, HTML पेज 1.html, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो टेक्स्ट फाइल 1 है जो कि एक नोटपैड की फाइल है, txt फाइल है, तो इसके अंदर मैं कुछ डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक मैसेज लिख देता हूँ, वेलकम टू लोड मेथड ऑफ jQuery Ajax, ठीक है। ये एक मैसेज कर लेता हूँ और कंट्रोल S करके इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप HTML पेज में आ जाता हूँ मैं, और ये जो इसके अंदर जितना भी कोड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके H1 का टैग ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कुछ डेटा और यहाँ पे क्या देता हूँ, एक H2 का टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ दिस इज हेडिंग 2, और यहाँ पे आके कुछ पैराग्राफ के टैग्स बना लेता हूँ, ठीक है। 2 पैराग्राफ्स के टैग मैं यहाँ पे बना लूंगा और यहाँ पे मैं कह देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। 1 लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ 2, ठीक है। तो ये 4 मैंने टैग्स यहाँ पे बना लिए, एलिमेंट्स बना लिए हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर स्टोर कर दिए, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल भी मौजूद है यहाँ पे। तो मतलब लोड मेथड के थ्रू मैं हमारा ये जो txt फाइल है और html पेज फाइल है, इन दोनों का डेटा मैं लोड करवाऊंगा कहाँ पे, अपने इस div के अंदर, ठीक है। तो अब आते हैं jQuery का कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो स्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है, jQuery की जो फाइल है, इसके नीचे मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ, टैप करता हूँ, तो ये टैग्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और अब यहाँ पे सबसे पहले वो जो jQuery का बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं, और वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। इसका मतलब जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो एक फंक्शन चलेगा, एनोनिमस फंक्शन चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आके इसकी बॉडी के अंदर अब मैं ये चेक करता हूँ कि बटन पे क्लिक हुआ है। तो बटन के क्लिक इवेंट जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे डॉलर, फिर ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे देखो मैंने अपने बटन को आईडी क्या दी थी, बटन को आईडी दी थी मैंने BTN, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ BTN, और अब इसका क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जैसे ही आपके पास इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो एक और फंक्शन चलेगा, ठीक है, एक और फंक्शन चलेगा। और अब इसकी बॉडी के अंदर मैं वो लोड मेथड स्पेसिफाई करूंगा, और मैंने क्या बताया था आपको, लोड मेथड जो भी हमें डेटा लाके देगा वो मैं इस div के अंदर डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे अब इस div की आईडी देता हूँ, ठीक है। इस div को हमने आईडी क्या दी थी, रिजल्ट। तो पहले हैश लगाते हैं और फिर उसका नाम मैं देता हूँ रिजल्ट, और अब यहाँ पे मैं मेथड यूज कर लेता हूँ लोड, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपनी जो भी, मतलब मैंने आपको बताया था ये जो लोड आपके पास मेथड है, इसके पहले पैरामीटर में क्या आता है आपके पास, URL, ठीक है। तो सबसे पहले मैं URL पास करता हूँ हमारी ये जो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक पेजेस का फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास ये वाली फाइल है, ठीक है, नोटपैड की फाइल है। तो मैं यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल A करके मैं इसका ये जो टेक्स्ट है, फाइल का जो नाम है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ कहाँ पे, ये जो पेजेस फॉरवर्ड स्लैश है उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ इसका जितना भी डेटा है वो लोड करो और कौन से सेलेक्टर में डाल दो, रिजल्ट सेलेक्टर में डाल दो। और रिजल्ट जो कि आईडी सेलेक्टर है वो मैंने किसको पास किया है, अपने इस div को पास किया है। तो इसका मतलब अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूंगा और इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये जो हमारे पास txt फाइल है ये सर्वर के थ्रू कहाँ पे लोड हो जाएगी, हमारे इस div के अंदर लोड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसको अपनी एप्लीकेशन को गूगल क्रोम पे रन करता हूँ और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये पेज लोड हो चुका है और यहाँ पे देखो आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, क्लिक टू गेट डेटा। तो देखो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया इस बटन के नीचे जो मैंने div बनाया हुआ था उसके अंदर आपके पास क्या डेटा लोड हो रहा है, वेलकम टू लोड मेथड ऑफ jQuery Ajax। और ये आपके पास कौन सी फाइल में से लोड हो रहा है, ये आपके पास इस फाइल में से लोड हो रहा है जो कि मैंने पेजेस के फोल्डर के अंदर बनाई थी। और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट क्या रखा था, देखो वेलकम टू लोड मेथड ऑफ jQuery Ajax, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा लोड कर सकते हो।
अब मैं आता हूं और अब मैं अपनी इस HTML फाइल का डेटा लोड करवा के आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी इस फाइल का क्या नाम है, HTML पेज 1.html। तो यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं, कंट्रोल A करते हैं, फिर कंट्रोल C करके इसका पाथ यहाँ से कॉपी करते हैं। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं ये जो txt फाइल 1 था इसकी जगह HTML फाइल 1 पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये HTML पेज का कंटेंट अब मैं लोड करवाना चाह रहा हूँ और डिस्प्ले कहाँ करवाना चाह रहा हूँ, अपने इस div के अंदर जो मैंने अपने बटन के नीचे बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखो अब ये जितना भी डेटा आ रहा है ये आपके पास कौन सी एक्सटर्नल फाइल से आ रहा है, HTML फाइल से आ रहा है। भाई देखो एक पॉइंट याद रखना कि हम लोड मेथड तभी यूज करते हैं जब हमें कोई टेक्स्ट डेटा रिट्रीव करना हो या HTML डेटा रिट्रीव करना हो। ठीक है, क्योंकि ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपको किसी और टाइप का डेटा रिट्रीव करना है तब हमारे पास कुछ और मेथड्स होते हैं, गेट होते हैं, पोस्ट होते हैं, एजेक्स होते हैं, हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, लोड मेथड हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें HTML टाइप का डेटा रिट्रीव करना हो और अपने सेलेक्टर के अंदर क्या करना हो, पास करना हो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी आप यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, मेरे पास यहाँ पे H1 का टैग है, H2 का है और पैराग्राफ है। मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे सिर्फ H1 का डेटा लोड करके दो। ठीक है, सही है, मतलब और जितने भी मेरे पास इसके अंदर टैग्स हैं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ H1 का टैग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो HTML पेज 1.html है इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ। ठीक है, और स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1। ठीक है, और अब इसको सेव करते हैं, और अपने ब्राउजर पे जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब देखो अब आपके पास सिर्फ कौन सा डेटा रिट्रीव हो रहा है, सिर्फ आपके पास H1 का डेटा रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर अगर आप कहते हो कि भाई मुझे यहाँ पे H1 का डेटा भी चाहिए और H2 का डेटा भी चाहिए, मुझे पैराग्राफ का डेटा नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप H1 के बाद कॉमा लगा दो और यहाँ पे H2 कह दो। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और अपने ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो आप रिजल्ट देखो, अब देखो आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज हेडिंग 1 और दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे P पास कर दूं, ठीक है, P मतलब पैराग्राफ, और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास फाइल के अंदर कितने पैराग्राफ के टैग्स हैं, 2 पैराग्राफ के टैग्स हैं, इसका मतलब ये दोनों आपके पास रिट्रीव होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूं और अपने ब्राउजर पे आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, देखो अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखो अब आपके पास दोनों पैराग्राफ आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों पैराग्राफ के टैग्स हैं और मैंने P पास किया था। लेकिन इन केस अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे ये दोनों पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाला पैराग्राफ चाहिए, मतलब दिस इज अ पैराग्राफ 2 रिट्रीव होना चाहिए, तो तब मैं क्या करूंगा, तो देखो तब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो जो मेरे पास HTML पेज है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, इसके अंदर मैं आईडी सेलेक्टर पास कर देता हूँ और इसको मैं क्या देता हूँ, आईडी पास कर देता हूँ P2। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने वेब फॉर्म 1 में और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ, आईडी के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल हैश, और फिर उस आईडी का नाम मैं कह देता हूँ P2। इसका मतलब अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरी HTML फाइल है इसके अंदर से सिर्फ आप इसी आईडी सेलेक्टर का डेटा लोड करो और कहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, इस रिजल्ट के अंदर, मतलब इस div के अंदर आप क्या कर दो, रिट्रीव करवा दो। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल S करता हूं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो देखो सिर्फ कौन सा डेटा रिट्रीव हो रहा है, आपके पास पैराग्राफ 2 का डेटा रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने लोड मेथड को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, देखो फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास अभी मैंने सिर्फ किसके साथ काम किया, यूआरएल पैरामीटर के साथ काम किया। अभी देखो अभी हमें ये डेटा पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यूआरएल के अंदर से जो भी डेटा है उसको लोड करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस डेटा को मैं यूज नहीं करता, मैं आपको ये कॉल बैक का फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब हमारा लोड डेटा, मतलब ये जो लोड मेथड है, जब हमारी ये लोड मेथड अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद ये कॉल बैक के अंदर जो भी फंक्शन होता है ये कॉल हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कैसे, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो ये जो हमारे पास हैश P2 था इसको मैं हटा देता हूँ, मतलब अब मैं सारा डेटा रिट्रीव करवाता हूँ। तो देखो ये पहले पैरामीटर के अंदर तो आपने यूआरएल पास कर लिया जहां से आपने डेटा लोड करवाना था, फिर उसके बाद अब मैं डेटा तो पास नहीं कर रहा, मैं थर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ
और वो कौन सा है, कॉल बैक। और कॉल बैक के अंदर हम क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस फंक्शन की मैं बॉडी ओपन कर लेता हूं और इस फंक्शन के अंदर मैं जस्ट क्या करता हूं, मैं एक अलर्ट मेथड पास कर लेता हूं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है अलर्ट, जो कि एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करवाता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूं लोड मेथड डन, ठीक है, सही है। और ये अलर्ट कब चलेगा, जब हमारे पास ये लोड मेथड अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो आपके पास ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा और यहाँ पे मैसेज क्या शो हो जाएगा आपको, लोड मेथड डन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ और आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो क्या मैसेज आ रहा है आपके पास, लोड मेथड डन। और जैसे ही मैं इसके ऊपर अब ओके करूंगा तो देखो सारा डेटा रिट्रीव होके आ रहा है। लेकिन देखो अभी आपको इस तरह से लगा होगा कि पहले कॉल बैक फंक्शन चला है उसके बाद डेटा रिट्रीव हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले आपके पास डेटा रिट्रीव हुआ है इस यूआरएल से, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन चला है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, मतलब पहले इसका डेटा, मतलब इस यूआरएल से डेटा लोड किया गया है यहाँ पे, और उसके बाद आपके पास ये कॉल बैक फंक्शन चला है जिसके अंदर मैंने क्या लिखा था, लोड मेथड डन। लेकिन होता क्या है, आपके पास ये जो अलर्ट का मेथड है, ठीक है, अलर्ट का जो पॉपअप है, ये इतना फास्ट होता है कि जिस तरह मतलब ये फौरन से आ जाता है, ठीक है, मतलब फौरन से डिस्प्ले हो जाता है। तभी आपको इस तरह से लगा होगा कि पहले मेरे पास मैसेज आया उसके बाद डेटा लोड हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखो पहले आपको ऐसा लगा होगा कि कॉल बैक फंक्शन चला है, ठीक है, उसके बाद डेटा आया है। नहीं, पहले आपके पास डेटा आ चुका था, लेकिन अलर्ट आपके पास इतना फास्ट होता है कि वो पहले आ गया था, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा लगा कि हमारे पास ये डेटा बाद में लोड हुआ है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना कि पहले आर्गुमेंट के अंदर, मतलब पहले पैरामीटर के अंदर आपने जो भी स्पेसिफाई किया था वो डेटा लोड किया जाता है, उसके बाद ये फंक्शन आपके पास एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, फिर आपके पास ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द ऑप्शनल callback parameter specifies a callback function to run when the load method is completed, ठीक है। इसका मतलब कि आपके पास ये जो कॉलबैक का फंक्शन है कब चलता है, जब आपका लोड मेथड अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है। मतलब जब रिक्वेस्ट चली जाती है क्लाइंट से सर्वर के पास और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आ जाती है, तो आपके पास ये काम, मतलब ये मेथड कंप्लीट कर लेता है अपनी प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। देखो पहला पैरामीटर है रिस्पॉन्स टेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर है स्टेटस टेक्स्ट और तीसरा पैरामीटर है XHR। अब देखो रिस्पॉन्स टेक्स्ट में क्या होता है भाई, देखो क्या कह रहा है, कंटेन्स द रिजल्टिंग कंटेंट इफ द कॉल सक्सीड्स। इसका मतलब अगर आपके पास सक्सेसफुली आपकी फाइल में से डेटा लोड हो जाता है, तो वो जितना भी डेटा है, जितना भी HTML का डेटा है, वो सारा कौन से पैरामीटर में आके स्टोर हो जाता है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट पैरामीटर में आके स्टोर हो जाता है। और ये पैरामीटर हम कहाँ पास करते हैं, अपने कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में इसको हम पास करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है स्टेटस टेक्स्ट। अब देखो क्या कह रहा है, कंटेन्स द स्टेटस ऑफ द कॉल। इसका मतलब भाई देखो हमारे पास 2 स्टेटस होते हैं, एक तो हमारे पास रिक्वेस्ट हमारी सक्सेस हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, और या हमारी रिक्वेस्ट फेल हो जाती है, मतलब एरर आ जाता है। तो देखो अगर हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी तो स्टेटस टेक्स्ट के अंदर एक मैसेज आएगा सक्सेस। लेकिन अगर हमारी रिक्वेस्ट जो क्लाइंट से सर्वर पे जा रही है, सर्वर से वापस क्लाइंट पे आ रही है, अगर वो फेल हो जाती है, तो स्टेटस टेक्स्ट के अंदर क्या पास हो जाता है, स्टेटस टेक्स्ट के अंदर एक मैसेज पास हो जाता है एरर, ठीक है, सही है। तो वो 2 मैसेज इस स्टेटस टेक्स्ट के अंदर स्टोर होते हैं। फिर इसके बाद तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है XHR। भाई देखो XHR का मतलब क्या होता है, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बारे में हम पूरी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आप हमारी इसी ASP.NET की लिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर आप पीछे इसकी वीडियो देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि XML HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है, भाई मैंने क्या बताया था कि एजेक्स के अंदर क्या होता है, एसिंक्रोनसली तरीके से रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से सर्वर के पास और सर्वर से वापस आती है क्लाइंट के पास। इसका मतलब इस दौरान आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है। तो ये जो काम करवाता है, मतलब जो डेटा क्लाइंट से सर्वर पे भेजता है और सर्वर से वापस क्लाइंट पे भेजता है, ये डेटा सारा स्टोर कहाँ पे होता है, बैकग्राउंड में ये सारा डेटा स्टोर कहाँ पे होता है, इसको स्टोर करवाने का काम होता है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हर ब्राउजर सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है,
XHR के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इन तीनों पैरामीटर्स को पास करता हूं इस कॉलबैक फंक्शन में, तो हम यहाँ पे आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। और पहले आर्गुमेंट के अंदर मैं इसमें पास करता हूं रिस्पॉन्स txt, और उसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट में कहते हैं स्टेटस txt, और फिर तीसरे आर्गुमेंट में पास कर देता हूं XHR, ठीक है। और अब इनको वन बाय वन मैं अलर्ट करवा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिस्पॉन्स txt पास करता हूं, ठीक है, और इसके बाद मैं स्टेटस txt पास करता हूं अलर्ट के अंदर, ठीक है। और फिर लास्ट के अलर्ट में मैं पास कर देता हूं ये XHR, जिसमें XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो बटन नजर आ रहा है आपको। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो जितना भी डेटा है, ठीक है, मतलब HTML फाइल में से जितना भी डेटा था, ठीक है, वो उसने कहां पे डाल दिया, वो उसने रिस्पॉन्स txt के पैरामीटर में डाल दिया। और पहला अलर्ट मैं किसका शो करवा रहा था, रिस्पॉन्स txt का। तो देखो जितना भी डेटा लोड हो रहा है वो सारा आपके पास रिस्पॉन्स टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। फिर ओके करते हैं, नेक्स्ट अलर्ट में जाते हैं। तो देखो रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल हो गई ना, तो स्टेटस txt के अंदर क्या पास हो गया, सक्सेस पास हो गया, ठीक है। फिर थर्ड XHR का ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही ओके करूंगा तो देखो जो भी ऑब्जेक्ट था वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही ओके करूंगा तो सारा डेटा लोड होके आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर हमारे पास ये रिक्वेस्ट फेल हो जाती है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास ये रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी तो ये जो स्टेटस टेक्स्ट का पैरामीटर है इसके अंदर क्या स्टोर होगा, एरर स्टोर होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो हमारा HTML पेज है इसका नाम क्या है, HTML पेज 1, तो मैं यहाँ से 1 हटा देता हूँ और E हटा देता हूँ। तो अब देखो ऐसा तो कोई पेज मौजूद ही नहीं है हमारे पेजेस के फोल्डर में, इसका मतलब अब हमारी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। और इस पॉइंट में स्टेटस टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, सक्सेस नहीं आएगा बल्कि एरर आएगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे जाके मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब देखो अब सबसे पहला पैरामीटर कौन सा पास किया था, रिस्पॉन्स txt। तो देखो रिस्पॉन्स txt में आपको समझ में आ रहा है, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो एक एरर पेज आपको डिस्प्ले करवा रहा है। मतलब ये जितना भी कोड है, जितना भी HTML कोड है, ये एरर पेज का HTML कोड है, ठीक है। देखो नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है, 404 नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, ठीक है। और यही रिस्पॉन्स टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है और वो मैंने अलर्ट में डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो देखो अब जब मैं ओके करूंगा तो देखो स्टेटस टेक्स्ट के अंदर क्या मैसेज स्टोर हो रहा है, एरर का मैसेज स्टोर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ओके करूंगा तो वो जो ऑब्जेक्ट बैकएंड पे काम कर रहा है वो रिट्रीव होगा। और जैसे ओके करूंगा तो देखो आपको कोई भी डेटा रिट्रीव नहीं होगा डिफ के अंदर। क्यों, क्योंकि जिस पेज से मैं डेटा लोड करवाना चाह रहा हूं वो पेज तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। पेज का असल नाम क्या था, HTML पेज 1, ठीक है। ये है आपके पास एक्चुअल पेज, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो हमारे पास स्टेटस टेक्स्ट के अंदर मैसेज शो हो रहा था ना, कौन सा, या तो सक्सेस शो हो रहा था या एरर शो हो रहा था। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं भाई। देखो इसको अक्सर डेवलपर्स क्या करते हैं, इफ कंडीशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। और इफ कंडीशन कैसे पास करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास स्टेटस txt के अंदर आपके पास मैसेज है कौन सा, सक्सेस का, ठीक है, तो सक्सेस पे जो काम आपको करवाना है वो आप यहाँ पे दे देते हो इफ पार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ अलर्ट मैसेज पास कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कह देता हूँ ऑल इज वेल, ठीक है। मतलब अगर सक्सेस है तो इसका मतलब ऑल इज वेल। लेकिन एल्स का पार्ट कब चलेगा, एल्स का पार्ट तब चलेगा जब स्टेटस txt के अंदर एरर का मैसेज स्टोर होगा। तो जब एरर का मैसेज स्टोर होगा तो एल्स का पार्ट चलेगा। और यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ऑल इज नॉट वेल, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा, अभी हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी क्योंकि मैंने सही पेज का नाम दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं इसको, ठीक है, तो अब देखो अब अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो देखो अब मैसेज क्या शो हो रहा है, ऑल इज वेल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इस पेज का दोबारा से नाम गलत कर दूं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी डेटा रिट्रीव हो रहा था ना क्योंकि पेज सही था। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूं इसको, ठीक है, और अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो अब क्या मैसेज आ रहा है, ऑल इज नॉट वेल। और ओके करूंगा तो डेटा हमारे पास रिट्रीव नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ये jQuery AJAX का जो लोड मेथड है वो आप यूज कर सकते हो HTML का डेटा रिट्रीव करवाने के लिए या टेक्स्ट का डेटा रिट्रीव करवाने के लिए।
ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक?